ईडी जितनी जुगत लगा रही है, आपको लगता है भ्रष्टाचार का ये इतना बड़ा मामला है जिसको ईडी इस तरह से आगे ले जा रही है, या पूरी ताकत इसलिए झोंकी जा रही है क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना है? सीधा सवाल कर रही हूं आपसे। नहीं, अरे ये कौन सा इतना बड़ा कोई मामला थोड़ी है जितना उन्होंने हाथ वाथ हिलाए और गाड़ी के ऊपर चढ़ बढ़ के अपना जो वस्त्र था वो गले में पड़ा हुआ पट्टा लहराया। इतना बड़ा मामला भी नहीं था। अरे किसी को जेल में डालिएगा वो पट्टा भी ना लहराए। 2 मिनट में इसका तकनीकी उत्तर नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अगर मामला इतना छोटा था तो तकनीकी आधार पे उत्तर देकर 2 मिनट में इसमें क्लियर हुआ जा सकता था, और ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से तो बहुत क्लियर कट। अगर क्लियर कट आपका ट्रांजैक्शन है तो कोई एजेंसी आपको उसमें किसी प्रकार से नहीं फंसा सकती, और अगर फंसाने का प्रयास करती है ऐसा आपको लगता है तो कोर्ट से 2 मिनट में राहत मिल जाएगी। अगर इतना क्लियर है कि मैंने ये इन्वेस्ट किया और ये रिटर्न आया, अगर इतना क्लियर होता तो उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त हूं इसलिए नहीं आ सकता था। तुरंत अगले दिन आकर ये सारी चीजें, और जो आप बता रही हैं ये बैंक ट्रांजैक्शंस के डिटेल आपके पास नहीं होते अंजना जी, ये बात प्रियंका जी आके बता रही होती, देखो इतना क्लियर मामला है, संजय राउत जी की तरफ से आ रहे होते। चलिए ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर आने मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। एक्चुअली उन्होंने यही कहा कि 2 मिनट में जवाब दे देते, तो पिछले जो ईडी समन्स से सारे जवाब दे दिए गए हैं। ये जो ईडी समन्स डायरेक्ट हुए हैं वो बस हैरेसमेंट के लिए हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कन्विक्शन रेट ही बताता है कि ये सब कुक्ड अप हैरेसमेंट चार्जेस हैं, और ये चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और मैं आखिर में बस एक चीज कहूंगी कि 2 तरीके की राजनीति हो गई है, एक है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, एक है एनफोर्स डेमोक्रेसी। एनफोर्स डेमोक्रेसी का मॉडल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है उसके अनुसार लागू हो रहा है। जो लोग डर गए वो भागकर बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, जो लोग डटे हुए हैं और सामना कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हरासमेंट फेस कर रहे हैं, और हम इन सब का जवाब देंगे। जो चीज एक मीटिंग में खत्म हो जानी चाहिए थी उसको खींच कर यहाँ तक लाए हैं कि डिटेन किया फिर अरेस्ट किया, तो सच्चाई तो सामने आएगी ही। लड़ाई भले ही लंबी हो, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। लड़ाई लंबी हो हम जरूर लड़ेंगे, ये कह रही है प्रियंका जी। सुधांशु जी अब आ रही हूं आपके पास। संजय निरुपम जी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस पार्टी को आज इसलिए संजय राउत के साथ संवेदना है क्योंकि उधर सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है, या फिर पूरे मामले की गंभीरता को देखे तो ईडी अपनी जांच कर रही है? ईडी पर इतने आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल में गुलाबी नोटों की पहाड़ियां निकल रहे हैं, तो फिर क्या गलत है? जांच क्यों ना हो संजय जी? देखिए, प्राथमिक रूप से अगर देखें तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में, और बहुत जोरदार तरीके से हो रहा है। सुधांशु जी माने न माने, लेकिन सच ये है बहुत सिलेक्टिव तरीके से जहां अपोजिशन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेताओं के कामकाज हैं, सिर्फ उनके पीछे ईडी को लगाया गया है। ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कहीं करप्शन हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए। जैसे वो कलकत्ता वाला सीन निकल के आया, वो तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 20 करोड़ 50 करोड़ का गुलाबी नोट लहराए जा रहे हैं। तो ठीक है, कहीं कहीं केसेस हैं, लेकिन कहीं जो कुछ अच्छे जो सही केसेज हैं उनके नाम पे बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेताओं को फंसाने का एक षड्यंत्र केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात, संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के आंखों की किरकिरी बन गए थे, इससे इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से रोज सुबह उठ करके भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस भूमिका में है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया से ईडी का इस्तेमाल किया है संजय राउत को शांत करने के लिए, संजय राउत का एक कोई पुराना केस निकालने में। अब रही बात आखिरी संजय राउत का के ऊपर जो केस बना है पत्राचार का मामला, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही है, और वहां के नागरिकों का जो आंदोलन है उसमें कई बार मैं शामिल हो चुका हूं। निश्चित तौर पर पत्राचार एक बड़ा घोटाला है। उसमें जो एसडीआईएल वाले राकेश बधावन थे, उनने मेन भूमिका निभाई, और उनके साथ थे ये प्रवीण राउत जो इस समय जेल में है। हाँ। तो प्रवीण राउत और संजय राउत का कोई संबंध होगा, उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और अगर ईडी के पास ऐसी कोई जानकारी है और उस ट्रांजैक्शन के बारे में संजय राउत सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते, तो निश्चित तौर पर यह केस बन सकता है। लेकिन प्राथमिक रूप से जो बुनियादी तौर पर जो हमको समझ में आ रहा है कि संजय राउत से बढ़िया से बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था। एनसीपी के साथ अलायंस करने और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की भूमिका
तैयार करने वाले और कोई नहीं संजय राउत ही थे, 2.5 साल पहले हम लोगों ने देखा था। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या मतलब मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक बदले के तौर पे संजय राउत को उठाया गया और ईडी के केस में लिया गया है। अब केस के मेरिट पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक बदले के तहत, एक वेंजेंस के तहत संजय राउत को के खिलाफ कार्रवाई हो रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बंद कमरे में स्वीकार कर रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार संजय राउत ने बनवाई, बदला ले रहे हैं आप लोग, सुधांशु जी? देखिए, किसी भी चीज के बचाव में किस सीमा तक तर्क खड़े करने का प्रयास किया जाता है, वो संजय निरुपम जी के वक्तव्य से दिख रहा है। अरे भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां थी? सारा मामला तो शिवसेना का अंदरूनी मामला था। आज तक शिवसेना वही शिवसेना है। जो भी समस्या हुई वहां के विधायकों की, सांसदों की, और वो जो हुई वो तो अंदरूनी मामला था। आप कह रहे हैं कि साहब वो बीजेपी के लेकर, और आप देखिए अभी आपने कितना सुंदर तर्क दिया। महाविकास अघाड़ी की सरकार जो निजी स्वार्थ में मोदी जी के प्रति देश में बनी थी, अलग बात है। उसमें आज आपने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि संजय राउत जी शरद पवार जी से भी बड़े रणनीतिकार थे, सोनिया गांधी से भी बड़े रणनीतिकार थे, और उद्धव ठाकरे से भी बड़े रणनीतिकार थे। मतलब इन तीन पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी, संजय राउत की भूमिका थी। मेरे विचार से एक भ्रष्टाचार के केस में आरोपित होने के बाद उनको बचाने के लिए इतना बड़ा राजनीतिक कवर फायर देने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये देश के किसी भी व्यक्ति के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। कि मतलब इतने शरद पवार जी जैसा व्यक्ति, जो पूरी दुनिया मानती थी कि महाराष्ट्र में इस गठबंधन का अघोषित रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वही इसके क्रिएटर भी हैं और एग्जीक्यूटर भी हैं, उन सबको आपने छोटा कर दिया कि आप सबको संजय राउत कर रहे थे, इसलिए हो रहा था। मेरे विचार से ये इस तरह के तर्क देश को समझ में आने वाले नहीं। संजय जी वो कह रहे हैं छोटे खिलाड़ी थे संजय राउत। हाँ, ऐसा है सुधांशु जी, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि निश्चित तौर पर जो 3 पार्टियों का गठबंधन बना, उसमें शरद पवार जी एक बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं। उधर हमारी सोनिया गांधी जी भी थी जो कांग्रेस अध्यक्षा, उधर उद्धव ठाकरे थे शिवसेना के प्रमुख। तो ये सारे नेताओं के बारे में मैं भी जानता हूं, आप थोड़ा इनके बारे में कम जानते होंगे। लेकिन ये भी एक सच है कि संजय राउत ने एक बहुत बड़ी पहल ली थी शिवसेना और एनसीपी को करीब लाने में, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने में। और निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे का पूरा समर्थन था। उद्धव ठाकरे जी खुद भी चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए। तो ये सब एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल के तौर पर शुरू हुआ था। और संजय राउत एक चेहरा थे, रोज सुबह 9-10 बजे टीवी पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम संजय राउत कर रहे थे। इससे मुझे लगता है आप इनकार नहीं कर सकते, ये पूरा एक कहीं नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक तौर पर सब कुछ दर्ज है, एक दस्तावेज के तौर पर आप भी देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने में संजय राउत आगे थे, बहुत आगे थे, और उसका एक बदला लेने का कार्यक्रम साफ साफ दिख रहा है। अब इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात को भी हम जानते हैं।